हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बुक का नाम है BANS 184। अगर आपके पास ये कोड है BANS 184 तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी या फिर क्रॉनिक बीमारियों को रोकथाम के वो बताने हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो क्रॉनिक मतलब या पुरानी एक ही मतलब होता है, इसका इंग्लिश वो है मीनिंग है क्रॉनिक। पुरानी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, जैसे कि 1 साल हो जाए या फिर 2 साल, मतलब कि कुछ महीने से ज़्यादा, 4-5 महीने से ज़्यादा जो बीमारियाँ चलती आ रही है उसको क्रॉनिक बीमारियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया, जैसे कि कैंसर हो गया, शुगर हो गया, BP हो गया, ये सब क्रॉनिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती हैं। तो उसको कैसे रोका जा सकता है वो बताना है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या है, पुरानी बीमारियों को रोकथाम के 4 स्तर पर किया जा सकता है कि इसको 4 स्तर पर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है पहला है, इसमें प्रारंभिक को प्राइमोडियल बोलते हैं और कहते हैं प्राथमिक। इसका मतलब होता है प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी स्तर पे जो सबसे पहला स्तर होता है उसको प्राइमरी स्तर बोलते हैं। फिर आपका आ गया द्वितीय, फिर आ गया सेकेंडरी। सेकेंडरी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। प्राइमरी मतलब पहला होता है, द्वितीय मतलब सेकेंडरी होता है, तृतीय होती है। ठीक है, 3 होती है। फिर इसमें बताया प्रारंभिक को रोकथाम की पुरानी बीमारियों को बढ़ावा देने वाली जोखिम कारकों के विकास से बचाव सम्मिलित है। प्राइमरी में क्या होता है कि आपकी जो भी पुरानी बीमारियां हैं उसको पहले तो उसको विकास होने से कैसे रोका जाए। ठीक है, उससे जो भी जोखिम आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बीमारियों से, उसको पहले कैसे रोका जाए। पहले में तो यह है कि अगर जो भी आपकी पुरानी बीमारियां हो गई हैं तो उसके जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पहले उसको ही रोकोगे ना आप, उसके बाद फिर उसका आगे इलाज करोगे, तो उसको रोकेंगे सबसे पहले। फिर इस प्रकार के रोकथाम में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार का इसमें इम्पोर्टेंस रहता है। कैसे? स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाना, जिसके जो भी हमारे स्वास्थ्य है, हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर जो भी हमको हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जिन जिन चीज़ों से, उस पर इतना टैक्स लगाएं कि लोग खरीदें ही ना। ठीक है, कम से कम खरीदें। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपका जो सिगरेट पीते हैं उसका जो स्मोक है उससे, जो ड्रिंक करते हैं उससे, ठीक है, जो भी बहुत सारे नशे लेते हैं उससे। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग कम खरीदेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो इससे लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा। तो ये जो लंबी बीमारियाँ किस किस से बनती हैं, आप जो ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोक करते हैं या फिर कोई भी नशा करते हैं किसी प्रकार का, ठीक है, या कोई जंक फूड खाते हैं, या फिर जैसे कि हम जंक फूड में जितनी भी आइटम्स खाते हैं, ये सब भी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। और ये बहुत लंबी बीमारियां, मतलब कि धीरे धीरे होने वाली हैं पर फिर बहुत लंबे समय तक के लिए चलती हैं। तो वही इन सब पे टैक्स लगा दो ताकि ये चीज़ें हम कम यूज़ करें। और कॉलेजों में शिक्षा, जहाँ भी कॉलेज होते हैं या फिर शिक्षा प्रणाली होती है यहाँ, और या फिर इसके बारे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए कि जो हमारी हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें बताएंगे लोगों को, बच्चों को जागरूक करेंगे, तभी तो उन्हों को पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तभी वो ऐसी चीज़ें, धूम्रपान करना, अल्कोहल लेना, ये सब चीज़ें बंद करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे उसी के बारे में बताएगी कि द्वितीय चरण में क्या होते हैं कि द्वितीय चरण पर रोकथाम की प्रारंभिक पहचान करके प्रभावी हस्तक्षेप के द्वारा रोग को, विकास को कम करने के प्रयास किया जाता है। दूसरे चरण में क्या करते हैं कि फिर रोग जो है आपको उसको पहचान करते हैं कि आपको बीमारी कौन सी है, जो भी बीमारी है उसको देख के पूरे पहचान के फिर उसको रोकने के लिए उपाय करते हैं। ठीक है, तो उसके रोकने के लिए उपाय क्या क्या करते हैं, जिसकी प्राकृतिक इतिहास का पता चल जाता है तो रोग का मतलब कि आसानी से उसको ठीक किया जा सकता है कि आपको ये बीमारी हुई कैसे है। हम ये देखते हैं ना कि हमें कोई बीमारी होती है तो हम दवाइयाँ खा लेते हैं, हम ये नहीं देखते हमारी बीमारी वो हुई किस वजह से, तो वही चीज़ हम ठीक कर लें। तो फिर वो चीज़ देखते हैं इसमें सेकेंडरी में कि हुई किस वजह से, वो चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा ताकि ये ठीक हो जाए।
और तीसरे में क्या होता है कि जब बीमारी जटिल हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, विकलांगता हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, फिर उसको ठीक करने के ऊपर इस पर काम किया जाता है कि जब जब तीसरा स्टेज आएगा, जाहिर सी बात है, तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो चुकी होगी, आपको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम दे चुकी होगी। तो उससे जो जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसको कैसे ठीक किया गया है, उसको इलाज कैसे दिया जाए, ठीक है, उसका जीवन जीने के लिए इसको मोटिवेट कैसे किया गया है, जीवन में जो भी इसको कार्य करने, जो भी उसको डेली यूज़ के जो कार्य होते हैं उसको कैसे करा जाए, तो ये सब चीज़ें प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है तीसरे वाले में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट वाले में, सबसे पहले फर्स्ट वाले में आप देखते हैं प्रॉब्लम को, इलाज देते हैं। सेकंड वाले में आप जड़ पे जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई। थर्ड वाले में जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकने के लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। और हाँ, थर्ड वाले में ये भी बताया कि फिर टीकाकरण हो गया, टीका देने के माध्यम से उसको ठीक किया जाएगा, या फिर उन लोगों को दवाइयों के माध्यम से, ठीक है, फिर उसको मजबूत किया जाएगा कि नहीं ये चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी हौसला दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले विभिन्न मापदंडों के बारे में बताना है। हमारे जो स्वास्थ्य है उसको परिभाषित करना है कि किस किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वास्थ्य को परिभाषित। तो देखिए क्या होता है, स्वास्थ्य होता क्या है। एक स्वस्थ इंसान कौन होता है, जो निरोगी होता है, जिसके पास कोई रोग नहीं होता, स्वस्थ होता है, जो हेल्थ में एकदम ठीक रहता है, मेंटली रूप से जो ठीक रहता है। देखिए बीमारी मतलब यही नहीं होती है कि आपको कोई बीमारी लगी, बीमारी में आपकी मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड होती है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं बट आप डिप्रेशन में हो, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, तो ये भी रोग है एक तरीके का, ठीक है, ये रोग में ही आता है। तो स्वास्थ्य होगी जो मेंटली रूप से एकदम ठीक हो, ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, वो होगा एकदम स्वस्थ इंसान। तो वही इसमें पूरी डेफिनेशन बताई गई है कि स्वस्थ उन ठीक परिस्थितियों शब्दों में अधिकतर लोग पूरी तरीके से अर्थ जानते हुए भी उसकी परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं दे पाते। बोले कि सब लोग जानते तो इसकी परिभाषा पर सही से एक्सप्लेन या बता नहीं पाते। समय समय पर स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो चेंज होती रही है। पहले तो है निरोगी, अथवा किस बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द ना हो। फिर मस्तिष्क और आत्मा भी उचित स्वस्थ हो, मतलब कि आपका जो मस्तिष्क है और जो अंतरात्मा है वो भी एकदम ठीक होनी चाहिए, ठीक है, तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। सेकंड में बता रहे हैं शरीर और मस्तिष्क का स्वस्थ होना उस व्यवस्था को नाम दिया जाता है। देखिए आपका शारीरिक और मानसिक या मस्तिष्क जो होता है, माइंड जो होता है, ये एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कि जब हमें कोई बीमारी होती है तभी हम बोलते हैं हम बीमार हैं, बट जो मेंटल एक मेल्टन वो जो बोलते हैं ना, दिमाग से जो इंसान बीमार होता है, ये मेंटल, अभी मेरे को एक वो वर्ड याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। तो इलनेस, मेंटल इलनेस होती है ना, दिमाग से जो हम बीमार होते हैं, फिर ज़्यादा ही किसी चीज़ के ऊपर सोचते हैं, सर दर्द होता है, डिप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, वो भी बीमारी में इंक्लूड होती है। तो वो लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ठीक है, बट उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है मेंटली रूप से, ठीक है। तो ये बोल रहे कि शारीरिक के साथ साथ आपका जो मानसिक है वो भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका जिससे कि आप अपना कार्य जो है अच्छे से कर सकें, ठीक है। फिर है मानव शरीर तंत्र की वह स्थिति अथवा गुण जो वंशागत और परिवेशागत पद पे परिस्थितियों में शरीर तंत्र की उचित कार्य प्रणाली में अभिव्यक्त करता है। कि आप शरीर रूप से जो तंत्र का तंत्र होता है वो आपका ठीक होना चाहिए। आपकी जो पूरी गुण है, जो वंश, जो हमारे अंदर डीएनए सब चीज़ें होती है, ये एकदम ठीक होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद स्वस्थ की 3 परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य का क्वेश्चन आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर और उसकी परिभाषा पूछते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे WHO का बता रहे हैं कि उन्होंने क्या गाइडलाइन या फिर उन्होंने क्या बताया कि स्वस्थ क्या होता है, उनका क्या मापदंड है। WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि स्वस्थ रोग का ना होना या कि उनकी मात्रा, बल्कि पूर्ण शरीर मानसिक सामाजिक तंदुरुस्ती मतलब होनी चाहिए। इन्होंने भी वही बात बोली है कि इस रोग ना होने का मतलब आप स्वस्थ नहीं है कि आपको रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हो, आप मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी ठीक होने चाहिए हो।
और ये बताए पिछले कई सालों में पिछले कई वर्षों में परिभाषित जो परिभाषा उसका विस्तार हुआ है और ज़्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप में गुणकारी जीवन व्यतीत करने की क्षमता को सम्मिलित किया गया है कि जैसे कि आप जिस तरीके से रह रहे हैं, आपका सामाजिक और आर्थिक जीवन ठीक होना चाहिए, तो आप इसका मतलब स्वस्थ हैं। अगर आपके पास समाज में सब ठीक ठाक चल रहा है, आप ठीक सही से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी आप ठीक हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हो, आपका जीवन सही से व्यतीत हो रहा है, तो आप स्वस्थ हो सकते हो उस कंडीशन में। बट अगर आप पूरे तो ठीक हो, दिमाग से भी आपका मेंटल पूरा ठीक है, जो माइंड है ठीक है, और जो आप बॉडी है वो भी पूरी ठीक है, बट आप सामाजिक और आर्थिक रूप से ठीक नहीं हो, तो वो भी आपका उसमें आएगा कि आप स्वस्थ नहीं हो, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये विस्तृत होती रहती है। आप आत्मा के रूप से, भावना के रूप से भी आप ठीक होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। अब ये एक्सप्लेन किया गया है शारीरिक रूप से कैसे, ठीक है, आपको पता होगा बीमारी उमारी जो लगती है वो शारीरिक रूप में आती है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट ने बोला था इस वाले वीडियो के लिए, तो मैं इसलिए इस वाली वीडियो बना रही हूँ। बट ये जो बुक है बहुत ईजी है। बट हाँ, अगर आप एक बार मैं जैसे समझा रही हूँ आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको फिर वापस से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है इस तरीके का बुक है आपकी, ये चैप्टर्स हैं इसमें। बट ये है कि इसके अंदर जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, ताकि एग्जाम में आपको पॉइंट याद रहे तो आप अपने आप एक्सप्लेन भी कर लोगे। ठीक है, अगर मानसिक वहाँ पे लिखोगे, मानसिक मापदंड, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, कि हमें अपने जो भी मानसिक है मस्तिष्क उसके बारे में लिखना है पूरा, कि उससे हम ठीक हो, तंदुरुस्त हो, ठीक है, हम अच्छे विचार लाएं अपने शरीर में, ये सब चीज़ें हो गया। फिर सामाजिक रूप से कि समाज जो हमारा समुदाय है वो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शिक्षा पूरी रूप से मिलनी चाहिए, हाँ हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, तो वो सामाजिक हो गया। आध्यात्मिक हो गया, जिसमें आपका आधुनिक जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, तनाव में नहीं होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, तो वो आपका आध्यात्मिक हो गया। व्यवसायिक तो आपको पता है कि आप संपत्ति या पूंजी के रूप में सही होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास खाने को ही नहीं है, कुछ नौकरी अच्छी होनी चाहिए, नौकरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट गई हो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल वर्कबुक की संरचना के बारे में बताइए। अब एक्सेल वर्कबुक क्या होता है वो इसमें बताने थे कि एक्सेल वर्कबुक तो आपका कंप्यूटर में आता है। वैसे ये एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट आपने सुना होगा कि हम जो कंप्यूटर में एक्सेल होता है ना, एक्सेल सुना होगा आपने, तो ये एक्सेल उसके ऊपर है शायद से। तो मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें। तो एक्सेल वर्कशीट भी इसे बोलते हैं, वर्कबुक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, छोटे छोटे रो और कॉलम्स होते हैं, तो वो वर्कशीट बन जाती है एक पूरी। और इसके अंदर बताया गया कि 256 वर्कशीट एक वर्कबुक में बनती हैं। ठीक है, एक वर्कबुक में कितनी होती है शीट, वर्कशीट कितनी होती है, 256 होती है। एक मिनट। और इसमें हाँ रो और सेल होते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसका ये वही है जो आपने एक्सेल के बारे में जो भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जब हम माइक्रो MS वर्ड स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में। सॉरी, MS वर्ड तो डिफरेंट हो गया। जो हम एक्सेल करते हैं कंप्यूटर में, उसके अंदर रो कॉलम्स होती है, उसके अंदर हम शीट बनाते हैं, डाटा बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं और एंट्री करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि 256 इसमें होती हैं वर्कशीट जो होती हैं। इसमें रो कॉलम्स होते हैं, रो से सेल आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम इतनी होती है, जो ये लिखी है ना, ये अधिकतम है 10 4 8 5 7 6, जो ये अधिकतम आपकी रो होती हैं। और कॉलम्स होती है 1 6 3 8 4। ये अगर क्वेश्चन आता है और आप ये लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है कि इसमें कितनी रो और कितनी कॉलम होती हैं, और उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है ये सब पता होना चाहिए। इसमें ABCD यहाँ से लेके कहाँ तक होता है, A तक होता है, ऐसे मतलब कि कितने कॉलम्स, जब हम ABCDE ऐसे होता है पूरा, और बहुत आगे तक होती है ना ABCD, ठीक है, एंड के बाद भी फिर वापस उसमें स्टार्ट होती है, यहाँ तक इसमें बताया गया है। फिर आपका रो नंबर जो होता है वो भी बहुत सारा होता है, ऊपर बता ही दिया है। और ये बताया कि आयताकार क्षेत्र में बना हो, आपको पता है कि उसमें जो बॉक्स होते हैं आयताकार होते हैं, ट्रायंगल तो होते नहीं है, ठीक है, बॉक्स होता है तो उसको आयताकार बोलते हैं, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या है, इसमें तो ये सब नॉर्मल चीज़ें ही हैं, बाकी हम और देख लेते हैं इसमें। और इसमें यही है कि A1 B5 ये सब होते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आप लिख सकते हैं। एक्सेल जब हमें ओपन करना होता है, हाँ एक्सेल का एक वो होता है कि इसका
शॉर्टकट में कुछ होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी याद आ जाएगा तो। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हैं। वर्कशीट जो होती है उसके बारे में लिखना है कि डाटा एंटर्स करना, वही मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें हम डाटा को एंटर करते हैं, हम डाटा एंट्री करते हैं, शीट बनाते हैं और वर्कशीट बनाते हैं, डेट शीट बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, मेमो बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अभी एकदम से सारे रिकॉल नहीं हो रही, पर बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बनाते हैं। आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। ठीक है, तो वो सब आप लिख लेना, वो आपके लिए अच्छा होगा। बिल्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, बट हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसके अंदर सेल होते हैं, सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेल होते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब होता है हम 5-6 सेल को एक साथ मर्ज कर लेते हैं, वो एक बड़ा सेल बन जाता है। तो ये सब चीज़ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, ये सब चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। उसमें टाइपिंग होती है। ठीक है, 1 to 5 तक की गिनतियाँ एंटर करना है। ठीक है, पहली सेल में तथा दूसरी सेल में 2 टाइप करेंगे, मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेसर बता रहे हैं, तो ये आप कर लेना। फिर यही है कि हाँ, संडे मंडे ये जो डेट होती है ये एक शॉर्टकट की से आती है, जनवरी फरवरी भी एक शॉर्टकट की से आती है उसमें, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो पूरा एक्सेल के बारे में ही इसमें पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें इसमें पोस्ट करके पढ़ लेना। और अगर आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकली आपके पास अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है आप उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप है ना कंप्यूटर के एक्सेल के ऊपर कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे को ही बोलोगी तो मैं भी लाइव आपको दिखा दूंगी कि कैसे होता है, उसमें कैसे सब चीज़ें काम करते हैं। या फिर आप बोलोगे तो फिर मैं उस पर एक और एक्सेल पे अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ देखते हैं हम, और आप एक्सेल में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें है ना फार्मूलाज यूज़ करते हैं हम कोई भी उसमें डाटा एंट्री करते हैं तो वहाँ फार्मूला यूज़ होते हैं, जैसे कि सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, राउंड, पीएमटी, बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, वो हम बताते हैं वहाँ पे बनाते हैं। कैश मेमो आपको मैंने बताया था वो बनाते हैं, अटेंडेंस शीट भी हम वहाँ पे बनाते हैं, प्लस हम सैलरी शीट भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, और इन्हों की शॉर्टकट की भी होती है, वहाँ पे सब चीज़ें लिखी होती है। हम सर्च बॉक्स वहाँ बनाते हैं कि हमें कुछ और फॉर्मूला लगाओ, वी लुकअप, एच लुकअप, ये फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, शायद से अगर आपने ना किया हो तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, तो बट ये सब चीज़ें लिखते हैं, तो मैं जो बता रही हूँ आप उसको पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, ताकि अगर आपका एक क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे लिख सके कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक्सेल की जो शॉर्टकट की होती है वो विंडो की प्लस आर, अगर विंडो की और प्लस आर अगर आप करेंगे और वहाँ पे एक बार खुलता है, वहाँ एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। और एक्सेल क्या होता है, अगर जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि एक्सेल जो होता है एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम होता है, इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। और इसमें रो कॉलम तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कितने होते हैं। और लास्ट कॉलम जो इसमें होता है ना, लास्ट कॉलम वहाँ लिखा था वो होता है एक्स एफ डी, और फर्स्ट कॉलम ए से स्टार्ट होता है और लास्ट होता है एक्स एफ डी। ठीक है, और फिर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है उसकी हाइट और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। हाइट होती है 15, ठीक है, पिक्सल में, और उसकी जो वो होती है उसकी जो ये तो हाइट होगी, चौड़ाई जो होती है ब्रेथ जिसे हम बोल सकते हैं वो होती है 8.43। ठीक है, और ये तो मैंने आपको चलो बता ही दिया। बस यही सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आप लिख सकते हैं। और देखिए एक्सटेंशन भी होता है एक, कि हम जब अपनी फाइल्स सेव करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो एक एक्सटेंशन होता है कि किस उससे सेव होगी, किस शॉर्टकट होता है वहाँ। तो एक्सेल का होता है एक्सटेंशन .xls, ये ना ऐप लिख सकते हैं कि एक्सटेंशन जो होता है एक्सेल का वो होता है .xls। ठीक है, वहाँ पे लिख दीजिए जिससे कि अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ेगा। और जो मैंने बताया कि वहाँ पे नंबर होते हैं, टेक्स्ट होता है, फॉर्मूला होता है, सब देखिए यहीं लिखा हुआ ही है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अक्सर जो है इसमें बताए गए हैं कि कैसे कैसे होते हैं, तो इसका आप पढ़ लेना। फार्मूला का प्रयोग होता है ये भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है। वर्कशीट में आपका फार्मूला आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होते हैं, आप वहाँ से देख के भी उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फार्मूले को, वहाँ पे सब चीज़ दिया होता है एक्सेल में। और एक्सेल में आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, डाटा जो मैंने डाटा बताया, पाई चार्ट, ये सब भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पाई चार्ट भी उससे बना सकते हैं। बस यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सब चीज़ें इसमें बार बार बताई जा रही हैं। ठीक है,
तो आप ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए इसमें अब एक्सेल का पूरा वो दिखाया गया है कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको पूरी पीडीएफ दिखे। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, छोटा सही से दिख नहीं रहा था कि यहाँ बोल्ड का ऑप्शन होता है, इटैलिक का ऑप्शन होता है, अंडरलाइन का ऑप्शन होता है और कलर आप फिल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, फॉर्मूले का भी होता है, फॉर्मूला बार होता है, एंटर बॉटम होता है, कैंसिल के लिए भी आपका होता है, सेल और कॉलम को एडजस्ट करने के लिए भी आपका होता है। तो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई होती हैं। तो आप एक बार अगर आपके पास होगा कंप्यूटर लैपटॉप, आप उसमें देख लेना, उसमें सारे जो ऊपर रिबन बार होता है उसके अंदर सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ होती है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ लिख देना, मेंशन कर देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वहीं पर ये सब चीज़ें बताएगी कि माउस की सहायता से आप पूरी रेंज जो होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेंज सिलेक्ट कर लोगे तो आप वहाँ फार्मूला लगा दोगे। ये फार्मूले का बता रहे हैं यहाँ कि आप कैसे फार्मूला लगाएं। तो फार्मूला आप वहाँ लिख सकते हो कि वहाँ सम का फार्मूला यूज़ होता है, एवरेज, राउंड, पीएमटी, ठीक है, और परसेंटेज, ये सब फार्मूले यूज़ होते हैं, वहाँ लिख सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन भी करो कि ऐसे ऐसे यूज़ होता है, बस लिख दो कि ये फार्मूले वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ही पूरा बताया गया है। रेंज को बोल रहे हैं कि कॉपी करना, रेंज जो होती है हमारी, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपने कोई डाटा बनाया, ठीक है, वो डाटा जो है अब आपको दूसरी शीट पे चाहिए, तो उस पूरे डाटे को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कैसे करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे उस पूरे उसको। तो Ctrl+A से कॉपी होती है, तो आपकी रेंज जो है वो कॉपी हो जाएगी। आप दूसरी शीट पे उसको Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट की बताऊँ तो मैं आपको बता दूंगी और भी शॉर्टकट की जो इसके अंदर यूज़ की जाती है। अब ये क्वेश्चन बस इतना ही था, इसका आंसर इतना ही था। ठीक है, कॉपी और पेस्ट का भी बताया गया है कि इसमें होता है कंट्रोल बटन को दबाते हुए माउस को ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने तो आपको शॉर्टकट की बताई है, शॉर्टकट से कर सकते हैं और आप माउस को भी कर सकते हैं। माउस को ड्रैग करके, जैसे कि जहाँ भी आपको कॉपी करना है उसको ऊपर से नीचे तक ड्रैग करेंगे माउस के राइट क्लिक पे, और उसके लेफ्ट पे फिर जहाँ पेस्ट करना है लेफ्ट क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है महामारी विज्ञान के प्रकार। जो महामारी होती है उसके विज्ञान के प्रकार पूछे। आपको पता है ना महामारी कैसी है। अभी पहले के टाइम पे भी महामारी ऐसी कि ऐसी बीमारी कि जिसमें इतने लोग डेथ हो जाती है, इतने लोगों की मर जाते हैं और उसका इलाज भी बहुत लेट आता है, मतलब पता भी नहीं होता ये बीमारी कहाँ से आई है। तो वही इसमें बताया गया है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए महामारी में जैसे आपको बताया कि ये जो बीमारी है इस प्रकार की होती है कि बहुत सारे लोगों को लग जाते हैं। मुझे कोरोना आया, ये भी तो एक महामारी है, जो कोरोना भी आया, तो एक जगह से स्टार्ट हुई और सब में फैल गई और कितने लोगों की इसमें डेथ हो गई, तो ये भी एक महामारी थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे और भी महामारी पहले के टाइम पे आई थी। आपको जैसे कि आप अगर अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताते थे पहले के टाइम पे चेचक एक बीमारी के रूप में आया था, पोलियो भी बहुत होता था, तो पोलियो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ चलती थी। हैजा पहले के टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। ठीक है, तो अब इनों के इलाज आ गए तो ये कंट्रोल में आ गई है, किसी को होती नहीं है, क्योंकि सबको इसके जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके इंजेक्शन लग जाते हैं उसके। ठीक है, तो उसको बीमारियाँ नहीं होती क्योंकि उसके वैक्सीन बन जाती है। बट पहले के टाइम पे जब थी नहीं तो बहुत, अब कोरोना जब आया तो इसकी वैक्सीन थी नहीं तो कितने लोग इसमें गए। ठीक है, तो ऐसी है कि महामारियाँ आती हैं बहुत, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो ये बता रहे हैं महामारियाँ दो प्रकार से होती है, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक, कि आप उसको वर्णन भी कर सकते हैं और दूसरे में विश्लेषण भी कर सकते हैं, दो तरीके से होती है। तो वहीं से बताया गया कि इसमें क्या होता है कि इसमें महामारी विज्ञान का उपयोग जनसंख्या के भीतर रोग के विवरण को चिन्हित करने वाले किया जाता है, कि जो लोगों के अंदर जो बीमारियाँ उन्हों को चिन्हित करता है, उन्हों को बताता है कि ये बीमारी है। ठीक है, ये रोग घटना से जुड़ी व्यक्ति या स्थान समस्या विशेषता के कारण वर्णन करता है। ये जो चिन्हित कैसे करता है कि किसी स्थान से, अब जैसे कोरोना थी कहाँ से स्टार्ट हुई, हम बोलते हैं कि चीन से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो चीन से जब स्टार्ट हुई, ये तो स्थान हो गया। समय कब हुई थी, आज से 2-3 साल पहले हुई। ठीक है, इसका फिर वर्णन करते हैं कि किससे जुड़ी हुई थी। तो ये पूरा एक इसका वर्णन करना कि कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई, किस वजह से हुई, तो ये तो आपने वर्णन कर दिया। दूसरी और विश्लेषण कैसे करेंगे उसका, विश्लेषण ऐसे कि महामारी विज्ञान का उपयोग परिकल्पनाओं की परीक्षण
के लिए किया जाता है। देखिए अब उसका परीक्षण किया जाएगा, जो बीमारी है उसका फिर जांच होगी उसकी, ठीक है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है, किस लिए हुई थी, इसका मतलब चिकित्सक रूप से उसका विश्लेषण होगा। जो चिकित्सा होती है उसमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, उस पर फिर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर वो ठीक होती है, वो बीमारियाँ सुरक्षा मतलब प्रदान करते हैं, परीक्षण होता है उसका पूरा होने के बाद फिर उसका मुख्य कारण पता चल जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसके ऊपर वैक्सीन बन जाती है, शोध होते हैं, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, एक वर्णन होता है, एक विश्लेषण होते हैं। वर्णन की हमने बता दी कैसे कैसे हुई, विश्लेषण उसके ऊपर फिर काम करने के बाद उसके बारे में बताते हैं। तो ये इसमें बताया गया। फिर उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, मतलब कि उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए, उस बीमारी को कंट्रोल में करने के बाद उसकी इलाज कैसे किया जाए, उसकी किस तरीके से वो ठीक हो सकती है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि अब ये बता रहे कि दुर्लभ कैंसर जैसे दुर्लभ घटनाओं के कारण पता चलता है, लगाने के लिए केस कंट्रोल अध्ययन सबसे उपयोगी होते हैं। देखिए क्या होता है कि कैंसर जो है कि दुर्लभ है या बड़ा है, छोटा कैसा है कैंसर, उसके बारे में पता कैसे चलेगा, जब आप किसी उस पर स्टडी करोगे, जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हो उसके ऊपर स्टडी करोगे, उस तभी तो आपको पता चलेगा वो कैंसर जो है कंट्रोल में होगा नहीं होगा, किस प्रकार का कैंसर है, कोई घातक बीमारी है, छोटी बीमारी। कैंसर जब शुरू में आएगा लोगों को पता थोड़ी हुआ कैंसर है, ये कौन सी बीमारी है, तो उस पर शोध किया, उस पर रिसर्च की, उसके केस स्टडी की, तभी पता चला ये कैंसर है और इसके ऊपर हमें क्या काम कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। फिर दूसरा ये बताए गए हैं, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर ये, तो इसको इकट्ठा किया जाता है और तब भविष्य के देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये बीमारियां आ जाती है, सब आती है, इसको दो पार्टों में फिर से डिवाइड किया जाता है। कैसे कि जब आप जो एक बार जब बीमारी सब आ जाती हैं तो उसके बाद उस पर अध्ययन हो जाता है सब कुछ, तो फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आने वाले टाइम में जब ऐसी कोई बीमारी है तो हम देख सके कि वही बीमारी तो नहीं है या फिर उससे हटके कोई बीमारी है। तो वो सब चीज़ें अध्ययन करने के लिए रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि आने वाले टाइम में, वर्तमान टाइम में उससे हमें हेल्प मिल सके। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि उसका जो नमूना मतलब होता है कि उसका सैंपल रखते हैं, उसका आकार कैसा है, किस तरह की बीमारी थी, दुर्लभ थी या ज़्यादा ही पावरफुल थी, ये सब चीज़ें इसमें रखते हैं। उसकी दवा क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वो कैसे फैलती है, तो वो सब चीज़ें का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम उस पर कंट्रोल कर सकें अगर उसी टाइप की कोई बीमारी आएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणीबद्ध चर से आप क्या समझते हैं, उससे उसका अभिप्राय क्या है, क्रमिक और अक्रमिक चर के बारे में आपको बताना है। श्रेणीबद्ध क्या होता है उसके बारे में पहले हम देखते हैं इसमें। तो श्रेणीबद्ध जो है श्रेणीबद्ध चर जो है जिसके नाम मात्र एक, देखिए श्रेणीबद्ध चर वो होते हैं जिसे नाम मात्र चर भी कहते हैं। इसके अंदर दो या दो से अधिक जो होते हैं समूह सम्मिलित होते हैं। श्रेणियाँ जो होती है उसमें इंक्लूडिंग होती हैं। अब इसमें जैसे कि बताया गया है श्रेणियों के लिए इसमें कोई आदेश नहीं दिए गए होते, कोई फिक्स सब कुछ नहीं होता, अनफिक्स रहता है इसके अंदर। और श्रेणियों को उच्चतम से निम्नतम मतलब बड़ी संख्या से नीची संख्या तक इसको बंद किया जाता है। सबसे बड़ा जो होगा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे लगाया जाता है। इसको उच्चतम से निम्नतम क्रम में नहीं रखा जाता, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में श्रेणी निम्नतम में नहीं रखा जाता है, ऐसे बोला गया है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि एक श्रेणीगत चर का एक उदाहरण दौड़ है जिसमें कई अलग अलग श्रेणियां हैं लेकिन उनके लिए कई आदेश नहीं है, कोई भी उनके लिए आदेश नहीं है। देखिए एक उदाहरण दौड़ के रूप में बता रहे हैं बट उनके लिए कोई आदेश नहीं है और अलग अलग श्रेणियों में इसको रखा जाता है। इसमें जो चर हैं उसका प्रकार कोई निर्धारित करने का एक तरीका या यह है कि क्या मात्रात्मक और गुणात्मक। आप किसी चर को, अच्छा इसमें क्या है मैं आपको वैसे ही अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। देखिए श्रेणी होती क्या है, समूह ग्रुप जिसे बोलते हैं। ग्रुपिंग आप कैसे करते हैं, ग्रुपिंग तो या तो आप किसी की हाइट के अकॉर्डिंग करेंगे, वजन के अकॉर्डिंग, वायु के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसके में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, ऐसे ही करेंगे ना किसी भी ग्रुपिंग को। तो वही इसमें बताया गया कि जो ग्रुप हम करते हैं, ग्रुपिंग जो हम करते हैं वो किस प्रकार से होती है, अलग अलग तरीके से होती है। जब भी हम किसी
कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे फिजिकल होता है, तो वहाँ ग्रुपिंग कर दी जाती है कि मेल की है, ये फीमेल की है। फिर वहाँ बता दिया जाता है अगर मेल कैटेगरी के आप हो तो इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, इतने आपका वजन होना चाहिए, इतने आपके कहते हैं चेस्ट का साइज़ होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए होती है, हाइट बता दी जाती है, वेट बता दिया जाता है, फिर दौड़ में इतनी दौड़ में आप दौड़ोगे तो आप इस ग्रुप में आओगे। तो ये ग्रुपिंग के बारे में इसमें पूरा बताया जा रहा है कि माप ओप, आँखों का रंग, लिंग, जन्म, जो भी है सब चीज़ इसमें इंक्लूडिंग होती है। और इसको आप है ना एकदम वो नहीं बता सकते, मतलब कि एक फिक्स नहीं है। ग्रुपिंग जो है अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, कोई फिक्स थोड़ी है कि आप हाइट के अकॉर्डिंग करोगे और किसी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो ये फिक्स नहीं होती ग्रुपिंग, ठीक है। ये पूरी एक डाटा टेबल बना देते हैं। जब आप किसी चीज़ की ग्रुपिंग करते हो तो आपके पास एक डाटा निकल के आता है। कैसे, जैसे कि समझ लीजिए मैंने हाइट की ग्रुपिंग की, हाइट के ऊपर किसी की, या फिर वेट के ऊपर की, तो मेरे पास डाटा आ जाएगा कि इतने लोग इतनी हाइट के हैं, इतने लोग इतने हाइट के हैं, या फिर 50% लोग जो हैं वो 5 फुट हाइट से ऊपर हैं और 50% लोग जो हाइट 5 फुट हाइट से नीचे हैं। ऐसे डाटा आ जाता है हमारे पास, तो वही इसमें बताया गया है। तो इसको इतनी टफ लैंग्वेज में बताया गया, 4 श्रेणी की समझ ही नहीं पाए स्टूडेंट की है क्या ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया इसमें कि यही सब बताया। फिर जब आप ग्रुपिंग कर लेते तो आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि, तो आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं ग्रुपिंग के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 50% लोग इतनी हाइट के हैं, 50% लोग 5 फुट से नीचे हैं, तो आप वहाँ पे कंपेयर, तुलना ये सब कर सकते हैं। कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी संख्या पे कितनी महिलाएं हैं, कितने एरिया में, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, बाकी आप अस्वस्थ व्यवहार को परिभाषित करने, जो हमारा स्वस्थ व्यवहार है उसके बारे में बताना क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं स्वस्थ संबंधित व्यवहार अथवा स्वस्थ व्यवहार के बारे में ऐसे कई प्रश्न हैं जिन्हें अभी तक नहीं अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। मतलब कि हमें पता नहीं है कि स्वस्थ व्यवहार और स्वस्थ संबंधित व्यवहार होता क्या है, सही से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्यकर्ता और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं दोनों ने इस पर अलग अलग अपने मत रखे हैं, दोनों ने अलग अलग इस पर बात बताई हैं। जैसे कि वो बताते हैं स्वस्थ व्यवहार के अध्ययन में एक बड़ा क्षेत्र सम्मिलित है। स्वस्थ व्यवहार क्या होता है, इसमें बड़ा क्षेत्र कौन से है, मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, और इसका मतलब ये सारे लोग इसमें इंक्लूड है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्र में कसौटी करता है कि इन सब चीज़ों पे कसौटी करता है, जो स्वस्थ व्यवहार है इसमें इंक्लूड होता है। फिर व्यापक, ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। स्वस्थ व्यवहार क्या होने की, अच्छा व्यवहार हम किसी के साथ करें कि हम ठीक हैं, ठीक है। एक तो होता है हम कभी गुस्सा होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े होते हैं, एंग्री टाइप के होते हैं, और कभी बहुत खुश होते हैं। तो एक स्वस्थ व्यवहार क्या होता है, सामान्य, कि हम अच्छे से किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ व्यवहार में जिससे कि हम अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, मेल मिलाव है, ठीक है, खुश हैं, हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, कोई दुख नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक है, मतलब ठीक है, तो स्वस्थ व्यवहार में आ जाएगा। इसके अंदर आपकी समूह, संगठन, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आप जो अपने परिवार है उनके साथ कैसे रह रहे हैं, फिर उनका फीडबैक क्या आ रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड है। और स्वस्थ व्यवहार आपके सामाजिक परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। अगर आपका समाज ठीक है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है ठीक ढंग से हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपका जो व्यवहार है स्वस्थ व्यवहार होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी गुणवत्ता ऐड होती है कि आपका जीवन शैली कैसी है, आप जीवन कैसे जी रहे हैं, बेहतर तरीके से जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप खुश होंगे, बेहतर तरीके से जीवन जिएंगे, आपके पास सारी फैसिलिटी होगी, तो आपका स्वस्थ व्यवहार होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बहुत ईजी सा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें बता रहा है कि आप भावनात्मक रूप से ठीक होने चाहिए, ठीक है। आप अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी मतलब अपने शरीर का सही से रख रखाव रखेंगे, खुद को ठीक रखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, व्यवहार भी ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। अब इसमें पॉइंट है जो निवारक स्वस्थ व्यवहार कि हम अपने स्वस्थ व्यवहार उसके निवारक के लिए, कि हम अपने व्यवहार को ठीक कैसे करें या स्वस्थ कैसे करें, उसके निवारक क्या हैं।
देखिए, स्वस्थ व्यवहार में निवारक क्या है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जाने वाली कोई भी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जो स्वयं को स्वस्थ मानते हैं। ठीक है? ऐसी सारी गतिविधियाँ जिसमें हम सोचते हैं हम ठीक हैं। मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं ठीक है, कुछ भी काम कर रही हूँ, मेरे को अच्छा फ़ील हो रहा है तो मैं स्वस्थ व्यवहार में हूँ। और इसमें ताकि रोग के लक्षणहीन अवस्था और बीमारियों को रोकने अथवा उसको पता लगाने के उद्देश्यों से प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब अगर आप समझे कोई बीमारी है भी और आप अपने आप को बोलते नहीं मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, तो आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, उसके जो लक्षण हैं उसको भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या बीमारियाँ हैं, ठीक है। फिर बीमारियों का व्यवहार, बीमारी किस प्रकार की होती है उसका व्यवहार होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं, उसको खोजने के लिए उद्देश्य हमें देखने चाहिए। फिर है बीमारी, बीमारी की भूमिका व्यवहार में। तो आप ये सब चीज़ें एक बार पॉज़ करके पढ़ लेना। सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बताना है, उसका विकास के बारे में बताना है कि सार्वजनिक स्तर पर, ठीक है, सरकारी रूप से सार्वजनिक स्तर पे कैसे स्वास्थ्य जो है इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ है, कैसे लोगों को पता चला। तो ये इतिहास से स्टार्ट होता है। इतिहास काल में जब महामारी आई थी, बहुत लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है, इसको रोकने का हमारे पास कोई भी प्रयास नहीं था, ठीक है, बहुत सारे जोखिम आ गए थे, तो फिर इसके ऊपर फिर काम किया गया, फिर आधुनिक विज्ञान आया, उसका विकास हुआ, उसने उस पर काम किया, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बीमारियाँ आती थी, कोई महामारी आती थी तो बोलते थे कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए, शायद ही ऐसी बीमारी आ गई या फिर कुछ गलत ऐसे हो गए तो ऐसा आ गया, पहले ऐसे था, ठीक है, और उसका कुछ इलाज भी कुछ ज़्यादा था नहीं। तो परंतु क्या है कि जब आधुनिक विज्ञान आया तो उसने उस पे काम किया, उसको पता चला कि ऐसी ऐसी बीमारी है, उस पे खोज की, शोध किया, रिसर्च की, ठीक है, फिर उसका डाटा बनाया। तो ये सब करने के बाद ही पता चला कि बीमारियां होती हैं, हमको कैसे शांत रहना चाहिए। जिसकी इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां देख रखी, चेचक बीमारियां थी पहले के टाइम पे थी, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और डोरोथी कोई बीमारी होगी पहले प्राचीन युग में आई थी, वो थी, मैंने आपको बताया था। हैजा टाइप की बीमारियां पहले टाइम की बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो ये सब बीमारियां थी जिसका कोई उस टाइम पे इलाज नहीं था, तभी इतने लाखों लोग मर जाते थे उन बीमारियों में, ठीक है। और वो बीमारियां एक से ऐसे फैलती रहती थी कि पता ही नहीं चलता था कब गांव का गांव तबाह हो जाता था। तो फिर बाद में उस पर रिसर्च हुई, सब चीज़ होने के बाद तो जब चिकित्सा हमारे उसमें आया, उसमें उपत्ति में आया, तब उसके होने के बाद सब चीज़ें ठीक हुई हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किसने क्या रिसर्च किया, किसने क्या किया, ठीक है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। फिर प्लेग और चेचक बीमारियाँ ये मध्य युग में आई थी, ठीक है। प्लेग भी बहुत आई थी बीमारी, उस टाइम पे बहुत लोग गए थे, कोई लोग इससे छूता नहीं बचा था। तो ये है, कुष्ठ रोग भी हो गया, ये भी बहुत आया था। पोलियो जैसे रोग है जो आज के टाइम पे नहीं बट पहले के टाइम पे बहुत थे। हमारा देश पोलियो से मुक्त अभी हुआ है, कुछ साल पहले ही हुआ है, पहले पोलियो बहुत सारे हमारे देश में लोग थे पोलियो के भी। तो ये सब बीमारियां हैं जो पहले के टाइम पे थी, इसका कोई इलाज नहीं था। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो विकास हुआ, लोगों ने उस पर सर्च की, तो फिर धीरे धीरे ये सब बीमारियां कंट्रोल में आई, इनों की वैक्सीन बनी गई, इन पे दवाइयाँ बनी गई। जैसे कि अब कोरोना है, कोरोना भी एक महामारी है बहुत बड़ी, तो अब इस पे वैक्सीन बनी गई, इस पे शोध हुआ, इतना टाइम लग गया तब जाके अब ये कंट्रोल में आया। नहीं तो जब ये स्टार्टिंग में आया था तो आप देखिए कितने लोगों के, कितने हजारों लाखों लोगों में लोग गए हैं। तो ये सभी चीज़ें आप आज का प्रैक्टिकल देखें तो आपको समझ आ जाएगा क्या होती है महामारी, क्या होती है ऐसी बीमारी तबाही वाली। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सब चीज़ें आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। फिर वही बताया जा रहा है कि एक संक्रामक होती है, असंक्रामक होती है। संक्रामक बीमारी होती है कि एक से दूसरे को फैल जाती है। असंक्रामक तो क्या होती है, फैलती नहीं है, पर संक्रामक बीमारी सबको फैल जाती है। जो फैलने वाली बीमारी होती है वो फिर तबाही कर देती है सब, उसको ही महामारी बोलते हैं। असंक्रामक तो ये होगी जैसे कैंसर हो गया, कैंसर आपको हुआ, किसी और को थोड़ी आपसे हो जाएगा, ठीक है। बट टीबी है, आपको हुआ तो औरों को भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां जो एक से दूसरे को हो जाती है तो फिर महामारी का रूप ले लेती है, संक्रामक बीमारी बोलते हैं उसको। बाकी आप यहाँ से देख लेना। और फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पे कैसे है कि जब बीमारी कोई महामारी का रूप ले लेगी तो सार्वजनिक स्तर पे आ जाती है, ठीक है, पूरे लोगों में फैल जाती है, वो इसमें है।
तो आप यहाँ से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की चुनौतियां और संभावनाओं को बताइए। देखिए हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी चुनौतियां क्या हैं, देखभाल को लेकर चुनौतियां क्या हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। आपको पता है हमारे यहाँ का हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जैसे बाहर के देशों की बात करें ना, पश्चिमी देशों की बात, वैसा नहीं है। आपने कोरोना के टाइम पे ही देखा होगा कि बेड उपलब्ध नहीं थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, लोग ऐसे बाहर हॉस्पिटलों के बाहर थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर ठीक होगा मे बी, क्योंकि इतनी सब बीमारी आई हैं तो हो गई, अब पहले से थोड़ा सुधार भी आया है। तो इसमें होता है कि कमज़ोर प्राथमिक स्वास्थ्य, जो हमारी प्राथमिक वो है ना, प्राथमिक जो फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, प्राथमिक जो देते सबसे पहले, वो ही हमारे यहाँ का ठीक नहीं है। तो उसमें ही सबसे पहले तो वो करने की ज़रूरत है। तो उसमें देखभाल क्षेत्र क्या है कि जब भी अगर कोई भी असमान चीज़ें दिखती हैं या फिर आपको लगता है कि अस्पताल में नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, बेड होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वहाँ पे पूरे कर्मचारी होने चाहिए, पूरे नर्सेज होने चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो पूरे होने चाहिए। तो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य जो होनी चाहिए, ठीक है, ये होगी। अब फिर इसमें बता रहे कि पर्याप्त क्या है, अपर्याप्त जो है, जो है ही नहीं। तो यह सरकारी घरेलू सकल घरेलू उत्पादन में जो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पादन है जो हमारा, ठीक है, वो ही इतना कम रखा गया है हेल्थ सेक्टर पे कि एक व्यक्ति पे 3 रुपए के बराबर आपका पैसा लग रहा है खाली, ठीक है। कितने करोड़ों की जनसंख्या, तो हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो, परेशानियाँ हो तो सब चीज़ें एट अ टाइम मिल जाए, ये नहीं कि उसके लिए आपको जुटानी पड़े सब चीज़ें। आपको पता होगा सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत होती है, जब आप जाते हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ठीक है, डॉक्टर्स कभी होते नहीं है, कभी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना कि क्या क्या कमियाँ हैं जो बताई गई हैं। बोरे की कमज़ोर नियामक ढांचा है हमारे यहाँ का और निजी क्षेत्र। आपको पता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे सब फैसिलिटी भी दी जाती है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, ठीक है। अगर वो सब फैसिलिटी अगर हमको सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाए तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाएँ। तो ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। और आयुर्वेदिक जो है, आयुर्विज्ञान जो है, ये भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ तो रहा है, बट इन सब में भी भ्रष्टाचार आ रहा है, भाई भतीजावाद आ रहा है, पक्षपात करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई कि क्यों हमारा हेल्थ सेक्टर इसलिए भी वीक है, क्योंकि आपको पता है कि रिश्वत चलती है भाई। अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपकी जान पहचान है, तो अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, जल्दी सब काम होगा, नहीं है तो फिर आप लाइन में खड़े रहिए, आपका नंबर आएगा बहुत टाइम बाद। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे ये सब भी बता रहे हैं कि रेशो देखो, 1 पे 1000 लोग, तो देखिए कितने वो हैं। आपको पता है एक हॉस्पिटल पे कितने सारे एक एरिया में एक हॉस्पिटल है तो उस पर कितने सारे लोग डिपेंड है। तो एक एरिया में कम से कम इतने तो हॉस्पिटल हो कि सारे लोग आराम से वहाँ जा सके, इतनी भीड़ भड़ाका ना हो। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो वही आपको इस पढ़ना है। तो आप यहाँ पे इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है, शासन इतना कमज़ोर है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो आपको किसी को जवाब ही नहीं देना, कोई है ही नहीं पूछने वाला कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी से बहुत सारे ऐसे केस मैंने पढ़े हैं कि कोई जिसके डॉक्टर है, किसी के पेट में कोई कैंची छूट गई, कुछ छूट गया, ऐसे न्यूज़ में ही पढ़ती हूँ, बहुत पहले पढ़े थे। तो वो किसी को जवाब ही नहीं देना, उनको किसको वो जवाब देंगे, उसके ऊपर कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, हो गया काम, वो बोल देंगे गलती से हो गया, बस चाहे सामने वाले इंसान की ज़िंदगी चल जाए, कोई मैटर नहीं है वहाँ पे, बट हो गया, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, डॉक्टर अपने मन से आते हैं, लेट हो जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, तो वहाँ कोई रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस नहीं है, किसी को आपको जवाब नहीं देना आप। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं तो इसमें कि अज्ञानता का कारण आप पढ़े लिखे कम हो, बेरोजगारी है, ठीक है, पैसों की कमी है, इन सब चीज़ों से भी ये हेल्थ सेक्टर पे प्रभाव पड़ते हैं। अब आप देखेंगे कभी कोई एजुकेटेड पर्सन है जो ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पे जाके, तो उनको थोड़ा ट्रीटमेंट सही देते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से या फिर थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, तो उनको ऐसे टरका देते हैं वो कि इस तारीख को आ जाना, ऐसे कर लेना, वो उठ जाओ, ठीक है, जल्दी से भेज देते हैं। तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपका हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन से, फाइनेंशियली आप कैसे हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, सबके लिए सब इक्वल होना चाहिए।
तब भी ऐसा है। बाकी आप यहाँ पॉज़ करके पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में ही ऐसे बता रही हूँ चीज़ें। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जो प्रैक्टिकली है। इसमें तो जो लिखा है वो सब तो है ही सच, बट जो और भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप यहाँ पे इसको पॉज़ करके पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो रही है। बाकी अगर आपको और कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्मॉग क्या है? स्मॉग आपको पता है ना, धुंध जो होती है, स्मॉग जिसे हम बोलते हैं, या कोहरा भी इसमें बताया, कोहरा भी होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे वो क्या होते हैं। तो वही छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें धूल के कण भी मिक्स होते हैं। वाष्पीकरण जब होता है और धूल के कण जब उसमें मिल जाते हैं और जो टेम्परेचर कम होता है तो वो फॉग बन जाता है। और वो ज़्यादातर कब होता है? ठंड के टाइम पे होता है, गर्मी के टाइम पे नहीं होता है। और इसमें कौन कौन सी गैस सम्मिलित होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब चीज गैसें जो होती है इसमें इंक्लूड होती हैं। और जो सूर्य का प्रकाश के साथ मिलकर ये ओजोन परत का निर्माण करते हैं। एक मिनट, ठीक है। स्मॉग के बारे में बता रहे थे ऊपर तो कि मुश्किल से देखिए जब स्मॉग हो जाती है, धुंध वाला धुंध नहीं है ये। कौन सा वाला धुंध है? सॉरी मैंने इसको गलत समझा। ये धुंध वो वाला है जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना, जब हम पटाखे उटाखे छोड़ते हैं हम दीपावली के टाइम पे, तो जो पूरे में धुंध हो जाती है उसकी बात करें। पॉल्यूशन टाइप की जो होती है, प्रदूषण वायु जिसे बोलते हैं, उसकी बात करें। मेरे को लगा ठंड के उसके धुंध की बात करें, बट ये वो नहीं है। ये जो दीपावली के बाद जो पड़ती है ना धुंध, पूरा कोहरा हो जाता है, वायु पूरी प्रदूषित होती है, उसके बारे में बात करें। इसके अंदर जहरीले गैसें होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। और इससे क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से मिलके और ज़्यादा वो हो जाती है और इससे ओजोन परत को डैमेज करती है। जो ये खराब वायु होती है ना, प्रदूषित वायु होती है, ये ओजोन परत में छिद्र करती है। और अगर ओजोन परत में छिद्र होगा तो होगा क्या कि ओजोन परत जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेंगी और हमें स्किन कैंसर या बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जीव जंतु मरने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें बता रहे हैं कि ये सब एक दूसरे से रिलेट है। अगर हमारा वातावरण सही रहेगा तो ओजोन परत में छिद्र नहीं होंगे और जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है जो हमारे लिए ठीक नहीं होती है वो नहीं आएगी। बट आपको पता है इतना पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण ऐसा सब हो रहा है। और जब इतना प्रदूषण हो रहा है इसके कारण ही आप देखते हैं गर्मी में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड अब कितने 1-2 महीने की ही हो गई है। बट पहले के टाइम की बात करें जब ज़्यादा प्रदूषण नहीं हुआ करता था, मोटर व्हीकल ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, गाड़ी मोटर जैसे बोलते हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम ऐसी धुंध नहीं पड़ती थी। और जबकि उस टाइम पे भी तो पटाखे छोड़ते थे लोग ना, क्रैकर्स जलाते थे, बट उस टाइम ऐसा नहीं होता क्योंकि उस टाइम इतना पॉल्यूशन नहीं था। ओजोन परत में भी कोई उस टाइम पे छिद्र नहीं था, वायु हम सांस लेते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सर्दियाँ जो है नॉर्मल ही पड़ती थी, गर्मियाँ भी नॉर्मल पड़ती थी और सेम सेम टाइम में पड़ती थी कि 4-4 महीने की सब चीज़ें पड़ती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। सब कुछ जो हमारा क्लाइमेट है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये किसके कारण हुआ है? पॉल्यूशन के कारण। और इस पॉल्यूशन के कारण आपको त्वचा रोग, खांसी, जुकाम, कैंसर और संक्रामक रोग, गले में जो दिक्कतें होती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, सारी बीमारियां होती है प्रदूषण के कारण। तो वही सब चीज़ें इसमें बताया करें। प्रदूषण के कारण ही हमारी जो फसलें होती हैं वो खराब होती हैं, जीव जंतु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं उन वो भी लुप्त होते जा रहे हैं, उनों में भी बीमारियां आ रही हैं। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब जो इसमें अब आपको टिप्पणी करनी है, क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। जोखिम आकलन के चरण बताने की, जोखिम जो हम लेते हैं, जोखिम जो आता है उसके हमें बताने। पहला चरण होता है इसके अंतर्गत जांच, लक्षण, आधार, जोखिम की पहचान। जोखिम में सबसे पहले आप पहचान की जाती है कि आपको कितना नुकसान हुआ है और क्या लक्षण है ये सब की। फिर खुराक, आपको खुराक दी जाती है। ये जोखिम किस बारे में? बीमारी से ही रिलेटेड है। फिर आपको जो बीमारी है जो है उसकी फिर आपको खुराक दी जाती है कि कैसे आप उसको ठीक कर सकें। फिर उसका विवरण किया जाता है, पूरा एक्सपोज किया जाता है कि किस किस तरीके से हुई थी, उसके चरण में बांटा दिया जाता है, ठीक है।
फिर है जोखिम लक्षणों का वर्णन, उसको फिर बताया जाता है कि भविष्य में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ये महामारियाँ हो सकती हैं, पूरा बायोडाटा रखा जाता है। निगरानी की, निगरानी में हम किसी चीज़ को रखते हैं ना, कोई भी रोग होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी, तो बोलते हैं ना आप हॉस्पिटल में रहिए या फिर हर 10 दिन में आना है, हर हफ्ते में आना है, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं उस बीमारी को कि कौन सी बीमारी है, फिर उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है फिर वो बताते हैं आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो इसमें चेचक की बात बताई गई है जो पहले के टाइम पे हुआ था, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। इसमें बस यही सब चीज़ें हैं, और बाकी आप यहाँ पे भी इसके बारे में बस ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ हो गया। और फिर स्वास्थ्य देखभाल, जब हम हॉस्पिटल में आते हैं, हमारी स्वास्थ्य देखभाल जो होती है, फिर घर में भी जो होती है, तो उसके चरण होते हैं, प्राथमिक चरण जो होते हैं कि उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, अच्छे रूम में रखना चाहिए जहाँ पे रोशनी पूरी आती जाती हो, कोई संक्रमण फैले ना। ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। मध्य में भी है उनके खान पीन, सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। रोग बताया गया, नेत्र रोग विज्ञान, ये सब चीज़ें। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो जो है इतनी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक्स तो ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके आपको। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के ऊपर PDF चाहिए या वीडियो चाहिए, आपको मेरे को कमेंट कर देना। अगर PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सबका ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और PDF के कुछ चार्जेज होंगे, अगर आपको लेनी हो तो व्हाट्सअप कर देना। अदरवाइज़ आप और किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।